मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 11th क्लास के लिए जो पॉलिटिकल की टॉपिक चल रहा था, पॉलिटिकल की क्लासेस, उसमें हम 2 पार्ट बना चुके थे। तीसरा पार्ट है संविधान क्यों और कैसे का तीसरा पार्ट। तो संविधान क्यों और कैसे, टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। ठीक, तो हम लोग यहाँ इसमें यहाँ तक पढ़ चुके थे कि संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, उसमें किन बातों पर चर्चा हुई। तो प्रश्न हेडिंग क्या है, संविधान, ठीक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, ठीक है। अब इसी में प्रश्न इसको घुमा के पूछ सकता है। प्रश्न क्या पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। इसको प्रश्न आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इसमें किन बातों का उल्लेख किया गया, इसके बारे में आ सकता है। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो दोबारा याद रखना है, प्रश्न आ सकता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा में प्रस्तुत किया। अब यहीं पर जानना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो 3 क्वेश्चन अलग से बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। तीसरा क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव में किन बातों का उल्लेख था, तो उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के आदर्शों का उल्लेख है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है, संविधान के आदर्शों का वर्णन है, संविधान के आदर्शों का उल्लेख है। ठीक, तो बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन बातों का उल्लेख है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के आदर्शों का उल्लेख है। और इसी में हमें एक पॉइंट और बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में ही क्या कहा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा था कि भारत एक क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, भारत आंतरिक और बाहरी रूप से किसी के नियंत्रण में नहीं होगा, भारत क्या होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, और भारत क्या होगा, गणराज्य होगा। गणराज्य का मतलब कि ऐसा देश जहाँ का सर्वोच्च पद चयनित होता हो। गणराज्य मतलब
ऐसा देश जहाँ का सर्वोच्च पद क्या है, चयनित हो। तो भारत का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति का पद क्या होता है, चयनित। एक बार पूरा सुन लेना है कि अगर प्रश्न आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो बताना है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और इसी में संविधान के आदर्शों का उल्लेख है और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। और आगे चल कर के ये उद्देश्य प्रस्ताव, इसे ही क्या कहा गया, प्रस्तावना कहा गया। क्या कहा गया, प्रस्तावना। तो प्रश्न अगर आ जाए कि प्रस्तावना किसे कहा गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा गया। अब हमें दूसरा प्रश्न जानना है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हमें याद क्या रखना है कि भारतीय संविधान की विशेषता। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानना है। तो पहले लिखना होगा, जब ये क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का आता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट, लगभग हर बार आता ही आता है। तो इसे आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषता। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक, तो पहले हमें ये बताना है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। अब हमें क्या जाननी है, इसकी विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक, अब हमें जानना है भारतीय संविधान की विशेषता। अब विशेषता में पहले हमें सारी हेडिंग जान लेना है। पहला है लिखित संविधान। पहला क्या है, लिखित संविधान। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, लिखित संविधान। दूसरा पॉइंट है विशाल या विस्तृत संविधान। दूसरी हेडिंग क्या है, विस्तृत संविधान। तीसरी हेडिंग है कठोर एवं लचीला संविधान। ठीक, कठोर एवं लचीला संविधान। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। शक्तियों का विभाजन। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। और इसके साथ साथ हमें इसमें और जानना है पॉइंट, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख या मूल कर्तव्य का वर्णन। ठीक, तो ये सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में। लिखित संविधान, विस्तृत संविधान, कठोर और लचीला संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्यों का वर्णन। अब इनको हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में जानना है
कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें हमें व्याख्या करना है, हम हेडिंग डालेंगे लिखित संविधान और इसमें लिखेंगे कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अर्थात अधिकांशतः सभी बातों को इसमें लिखा गया है। जबकि यहीं पे जानना है कि इंग्लैंड, ठीक, इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। तो हमें यहाँ पे जानना है कि लिखित संविधान लिखना है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान का अर्थ होता है कि उस संविधान में अधिकांशतः सभी बातों को लिखा जाता है। दूसरी हेडिंग है विस्तृत संविधान। दूसरी हेडिंग क्या है? विस्तृत संविधान। इसमें बताना है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। 12 क्या है? अनुसूचियां हैं। ठीक, तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो इन सब की वजह से हमारा संविधान क्या है? बहुत ही विस्तृत है। अब तीसरी हेडिंग जाननी है कठोर और लचीला। कठोर और लचीला, तो बताना है कि दुनिया के कुछ देशों का संविधान बहुत ही कठोर है, कुछ देशों का संविधान बहुत ही लचीला है, लेकिन भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। फिर उसी में बताना है कि कुछ कठोर क्या होता है कि ऐसे संविधान की कुछ ऐसी बातें जिनमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है। संविधान की कुछ ऐसी बातें जिसमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। और संविधान की कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे अनुच्छेद जिनको आसानी से परिवर्तन कर देते हैं, उसे लचीला कहते हैं। तो व्याख्या में क्या करना है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं, जबकि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो आसानी से परिवर्तित नहीं होते। फिर है नेक्स्ट हेडिंग शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन में हमें बताना है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के पक्ष में किया गया है। मैं इसको अलग से समझा देता हूँ कि हेडिंग है शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों के विभाजन में याद रखना है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। ठीक, मध्य किया गया है। और यह बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से, कितने माध्यम से? तो 3 सूचियों के माध्यम से, 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। दोबारा याद रखना है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है, और ये बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से। अब 3 सूचियाँ कौन कौन हैं? तो पहला है संघ सूची। पहला क्या है? संघ सूची। इसमें विषय कितने हैं? तो 97। दूसरा जो विषय है वो राज्य सूची। ठीक, राज्य सूची। इनमें विषय कितने हैं? 66। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में कितने हैं तो 61। याद रखना ये वर्तमान में विषय हैं, वर्तमान में। और ये क्या है? मूल संविधान में। तो बताना है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97। ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने विषय थे? तो पहले 66 थे, अब कितने हैं? 61। और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। इसमें पहले कुल विषय कितने थे? तो 47। पहले कितने विषय थे? 47। अब कितने विषय हैं? 42। तो ये हो गया शक्तियों का बंटवारा। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग जानना है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र
इसमें बताना है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या की गई है या भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर लोगों को न्याय प्रदान करेगी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का वर्णन। तो बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों का उल्लेख है। ज़्यादातर देशों में या तो अधिकार है या कर्तव्य है, लेकिन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों का उल्लेख है। फिर बताना है कि मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, अब वर्तमान में घट करके 6 है। तो मौलिक अधिकार की संख्या पहले कितनी थी? 7, और अब घटकर कितना हो गई? 6। और मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य में बताना है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। दोबारा याद रखना है कि मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और इसी में ऐड कर लेना है कि 86 में संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी पहले, अब कितनी है? 6। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 1976 में 10 थी और अब कितनी है? 11। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हमने बता दिया। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? तो 6 नंबर का। तो अभी तक हमने क्या बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कब प्रस्तुत हुआ, किसने प्रस्तुत किया, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ और अलग अलग विषयों की वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक भेज सकूं। थैंक यू।